Hello students, this is Assistant Commandant Rahul Raj and I welcome you to ICSE Mentors. So आज 4 मई था, आप लोग का ज्योग्राफी एग्जाम हो गया है ना। क्वेश्चन पेपर आ गया मेरे पास, देखते हैं कैसा क्वेश्चंस पूछा गया, उसका सॉल्यूशंस भी देखते हैं और आप चेक कीजिए आपका कितना आंसर सही होता है कितना गलत है। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं क्लास। तो ये रहा क्वेश्चन पेपर में क्या बोल रहा है यहाँ पर। और तो ये तो मैपिंग का क्वेश्चन हो गया। मैपिंग में आपको क्या क्या पूछा है, आपको बनाने में बोला है विंध्या माउंटेन्स, यमुना कलकत्ता, कंचनजंगा चिल्का लेक, कोंकण कोस्टल प्लेन्स, थार डेजर्ट, गल्फ ऑफ खम्बत, मार्क विथ एन एरो डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स को दिखाना था, मुंबई हाई दिखाना था। बड़ा इजी टॉपिक्स दिया था आपको इस बार मैपिंग के लिए। मूव करते क्वेश्चन आंसर्स पे। तो ये रहा पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, गिव एनी वन यूज ऑफ कॉपर। अब देखो कॉपर फिजिक्स पढ़े हो ना, कॉपर का क्या यूज होता है, मेड फॉर यूजिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स, इलेक्ट्रिकल वायर्स है कि नहीं, इसका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आप बहुत कुछ लिख सकते हो, जैसे अलॉयज बनाने में काम आता है तो लिख ही देते हैं इसको। यूज फॉर मेकिंग, लिख पूछा सिर्फ एक है तो आप एक मेंशन करना, मैं बाकी में अलॉय हो सकता है, या फिर कॉइन्स बनाने का काम आता है, या फिर वाटर पाइप्स हो गया उसके बनाने का काम आता है, पावर केबल्स हो गया ये भी लिख सकते हो। तो ये तो आप खुद से भी लिख सकते हो, लेकिन मोस्ट प्रिफर होगा इलेक्ट्रिकल वायर्स। इन द टू इंडियन स्टेट इन विच आयरन और इज फाउंड इन अबंडेंस, दो स्टेट बताना जहाँ बस आयरन और बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। दो पूछा है ना, तो आप झारखंड लिख सकते हैं, सबसे ज्यादा झारखंड आता है। उसके बाद आप उड़ीसा भी लिख सकता है, उड़ीसा के बाद आप कर्नाटका भी लिख सकता है। अगर कर्नाटक के अलावा आपने छत्तीसगढ़ लिखा है तो ये भी सही है। तो ये चार में से आप कोई भी दो लिख सकते हो। नेक्स्ट है हीराकुंड प्रोजेक्ट के बारे में, ऑन विच रिवर इट इज बेस्ड। हीराकुंड रिवर जो है ना आपको महानदी रिवर पे, महानदी रिवर आपको पता ही होगा, महानदी रिवर कहाँ है, उड़ीसा में। ठीक है, ये किस स्टेट को बेनिफिट करता है, उड़ीसा। थ्री एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कोल, कोल यूज करने का थ्री डिसएडवांटेजेस क्या है। देखो बहुत डिसएडवांटेज है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो ये है कि इससे आपका एयर पोल्यूशन होता है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज करता है ना, जैसे CO2 SO2 है ना, एसिड रेन भी होता है। ये एक कंडीशन तो एयर पोल्यूशन होता है जिससे ग्रीन हाउस गैसेस एलिमिनेट होता है, और एसिड रेन भी होता है। ये तो एक पॉइंट में आपका आ सकता है। सेकेंड पॉइंट ये है कि ये आपका नॉन सस्टेनेबल सोर्स है। सेकेंड पॉइंट हो गया, ऊपर लिख दे रहा हूं मैं, नॉन सस्टेनेबल सोर्स, क्योंकि इसको बनने में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है, लेकिन यूज करने में आपको आपको ही पता है ना, ये तुरंत एग्जॉस्ट हो जाता है बहुत जल्दी, और ये रिप्लेनिश होता है मिलियंस एंड मिलियंस ईयर्स के बाद। इसलिए सेकेंड रीजन हो गया कि नॉन सस्टेनेबल सोर्स है, बिकॉज इट वेरी स्लो रिप्लेसमेंट, रिप्लेनिशमेंट। क्लियर हो गया, ये हो गया सेकेंड। और थर्ड क्या है कि कोल का जो माइनिंग करने के लिए आपको फॉरेस्ट काटना पड़ता है, तो डिफॉरेस्टेशन करना पड़ता है, डिफॉरेस्टेशन एंड बैरन लैंड्स ड्यू टू माइनिंग, ड्यू टू माइनिंग। ठीक है, माइनिंग करने के लिए आपको डिफॉरेस्टेशन करना पड़ता है, बैरन लैंड्स, प्लस इससे जो आपको डस्ट निकलता है इससे वाटर पोल्यूशन भी होता है। नेक्स्ट, गिव टू एडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का एडवांटेजेस पूछा। देखो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के मेन एडवांटेजेस क्या है। सबसे पहला एडवांटेज आप लिख सकते हो न्यूक्लियर पावर प्लांट का कि सबसे पहले रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, रिन्यूएबल, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल एंड इनएग्जॉस्टेबल, तुरंत खत्म भी नहीं होगा, स्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये हो गया। दूसरा हो गया ये आपका क्लीन फ्यूल है, इससे पोल्यूशन ज्यादा नहीं होता है। रेडिएशन होगा तो खत्म हो जाओगे, लेकिन क्लीन फ्यूल है, पोल्यूशन ज्यादा नहीं होता है। और एक आप क्या लिख सकता है, इस पे लिख सकता है रिड्यूस द प्रेशर फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। आप एक ये पॉइंट को भी मेंशन कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी को यूज करने का एडवांटेजेस आपको पूछा है। बड़ा सिंपल सा है, सोलर एनर्जी का आपका एडवांटेजेस क्या हो सकता है। जो आपने ऊपर लिखा ना यही चीज आप यहाँ भी लिख सकते हो एक तरह से, क्योंकि सोलर एनर्जी भी तो एक तरह से क्लीन फ्यूल ही होता है। ठीक है, रिड्यूस प्रेशर ऑन द फॉसिल फ्यूल्स हो सकता है। और क्या लिख सकते हो, यही तीन आप इसमें भी लगा सकते हैं थोड़ा सा चेंजेस करने के बाद।
आप चाहो तो न्यूक्लियर पावर में ना और भी ला सकते हो, जैसे न्यूक्लियर पावर में आप लिख सकते हो कि कॉस्ट इफेक्टिव एंड चीप टू रन, ये भी आ सकता है। चीप टू रन बनाने में शुरू में पैसा लगेगा, लेकिन उसके बाद फिर एक बार ये स्टार्ट हो गया ना फिर चलते रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्लियर होगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन का हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेट टू प्रॉब्लम्स ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर का वो प्रॉब्लम पूछा। आपको पता है ना एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया में बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं करता है। इसका मेन कारण क्या है? पहला सबसे इंपॉर्टेंट रीजन इसका ये है कि रिलायबिलिटी ऑन मानसून। रिलायबिलिटी ऑन मानसून, हम लोग जो है वो मानसून पे डिपेंडेंट है, और आपको पता है मानसून इराटिक के नेचर का होता है, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, कभी बहुत ज्यादा ही हो जा रहा है, कभी हो ही नहीं रहा है। ठीक है, सेकेंड प्रॉब्लम है सॉइल इरोजन। इंडिया में आपको पता है जिस रेट से डिफोरेस्टेशन हो रहा है ड्यू टू माइनिंग एंड ऑल, या फिर पॉपुलेशन के कारण, तो इससे सॉइल इरोजन बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा है, तो ये होता है, इससे फर्टिलिटी सॉइल का खत्म हो रहा है। थर्ड हो गया लैक ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक, क्योंकि जो हमारे फार्मर्स है वो ज्यादा इलिटरेट है, उनको ज्यादा नॉलेज नहीं है एडवांस टेक्नोलॉजी को। जो पुराना मेथड जिससे उनके फादर्स करते आते थे, उनका पुराना जनरेशन करते आते, तो वो भी वही मेथड्स अपना रहे, तो आपका ये एक लगा सकते हैं। फिर है कि लार्ज पॉपुलेशन, पॉपुलेशन भी कारण है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ने से क्या हो रहा है ना कि जो बड़ा बड़ा जमीन था वो छोटा छोटा जमीन होते जा रहा है ना, ड्यू टू डिविजन ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी। तो ये हो गया आपका मेन कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन वन क्लाइमेटिक कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन। कॉटन का ग्रोथ के लिए क्या कंडीशन चाहिए? पहली बात टेम्परेचर लगा सकते हैं। क्लाइमेटिक पूछा, ब्लैक सॉइल लिख के मत आ जाना, क्लाइमेटिक पूछा है, तो टेम्परेचर में हो जाएगा आपको 20 to 30 डिग्री सेल्सियस, एक तो ये हो गया। दूसरा रेनफॉल हो सकता है, रेनफॉल में आ जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर टू 120 सेंटीमीटर। इसमें से आपको जो मेंशन करना आप कर सकते हो कोई एक। स्टेट द नेम द स्टेट इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन इंडिया। कॉटन का लीडिंग प्रोड्यूसर इंडिया में कौन है? एक पूछा है ना, सबसे ज्यादा कॉटन कहाँ उगता है? गुजरात में, तो आंसर हो जाएगा गुजरात। क्लियर। अब आपको राइस के फॉर्म में बताना है कि नेम द सॉइल सुटेबल फॉर इट्स ग्रोथ। अभी राइस का क्या ना, मिक्स सॉइल चाहिए उसको, एलुवियल सॉइल, हल्का एलुवियल भी होना चाहिए, थोड़ा सा उसमें लूमी भी होना चाहिए, एंड क्लेई, ये तीनों का मिक्सचर होना चाहिए सॉइल, ठीक, ताकि उसमें पानी जमा ना रहे। ठीक है, लाइक इम्परवियस सॉइल, इसको चाहिए बहुत ज्यादा पानी, राइस को चाहिए बहुत ज्यादा पानी, ठीक है, इसलिए लाइक इम्परवियस सॉइल आपको चाहिए। नेम द स्टेट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दिस क्रॉप इन इंडिया। सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर कौन है इसका? तमिलनाडु, तमिलनाडु। इन विच क्रॉपिंग सीजन, ये आपको मेनली विंटर सीजन में ग्रोथ किया जाता है इसका, विंटर सीजन, या फिर इसको आप क्या बोल सकते हैं? खरीफ, खरीफ सीजन भी हो सकता है, खरीफ क्रॉप है, खरीफ सीजन में ग्रो करता है। नेम द स्टेट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन इंडिया। उत्तर प्रदेश, यूपी, उत्तर प्रदेश। नेम मोर देन टू रैटन क्रॉप्स आर नॉट एडवाइजेबल फॉर शुगर केन फार्मर्स। रैटन क्रॉप्स क्या होता है कि आप देखो जब खेत जाओगे ना, तो खेत में बड़े, जब शुगर केन का खेती वाला ऐसे लगा हुआ है, तो करता क्या है, फार्मर्स को ऊपर का पार्ट को काट के हटा देता है और नीचे का पार्ट रख छोड़ देता है। यही जो छोड़ा हुआ रहता है ना, इसे बोलता है रैटन, क्योंकि इसी पे फिर नया शुगर केन उगता है। लेकिन इसको फिर ज्यादा एडवाइस नहीं किया था, मतलब एक बार काट के छोड़ दिया तो उससे एक नया फसल निकला, फिर से काट के छोड़ दिया फिर नया फसल निकला, दो के बाद ना तीसरा नहीं करने देता है, बोलता है कि अब पूरा हटाओ फिर से लगाओ। ऐसा क्यों है? इसका सबसे बड़ा मेन रीजन ये है कि सबसे पहले कि बार बार वही उसी फसल से बार बार निकलेगा ना, तो थिन केन में आएगा, थिन केन्स, केन्स थिन होगा तो लेस सुक्रोज होगा, सुक्रोज लेस होगा तो चीनी भी कम बनेगा उससे, है ना, लेस शुगर, लेस शुगर मैन्युफैक्चर। एक तो ये हो गया। दूसरा बीमारी का खतरा वाला है, ठीक है, रिस्क ऑफ पेस्ट्स एंड इंसेक्ट्स। तो ये दो कारण हैं जिसके कारण हम लोग शुगर केन को रैटन क्रॉप ज्यादा एडवाइस नहीं करते हैं 1 या 2 स्टेज के बाद, मेनली 1, दूसरा भी अलाउ नहीं किया जाता है। व्हाट आर जयद क्रॉपिंग सीजन? जयद क्रॉपिंग सीजन क्या होता है? इट इज अ सीजन बिटवीन खरीफ एंड राबी, खरीफ एंड राबी सीजन के बीच में होता है ये। मतलब खरीफ और राबी सीजन के बीच का मतलब क्या है? किस समय? मार्च टू जून, मार्च टू जून, ठीक है। इसका जो बीच का जो समय होता है ना, खरीफ और रबी के बीच में, विंटर और एक्सट्रीम समर के बीच में, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? आपका जयद क्रॉपिंग सीजन। क्योंकि इसमें जो प्लांट्स उगते हैं उनको चाहिए आपका वार्म एंड ड्राई वेदर, क्रॉप्स को चाहिए वार्म एंड ड्राई वेदर, ठीक है, वार्म भी होना चाहिए ड्राई भी होना चाहिए। इसमें एग्जांपल्स में क्या आता है? वेजिटेबल्स आ जाता है खरीफ क्रॉप के एग्जांपल में, राइस आ जाएगा, जूट आ जाएगा,
इसके एग्जांपल्स हो गया। तो आपने बता दिया कब होता है ये, खरीफ और रबी के बीच में होता है। कहाँ, मंथ्स का नेम क्या है, मार्च टू जून। वार्म एंड ड्राई वेदर चाहिए होता है, एग्जांपल में क्या आ गया, वेजिटेबल्स, राइस एंड जूट। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। अभी देखो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज का तो रॉ मटेरियल होता है, वो कहाँ से आता है, इंडस्ट्रीज से, कहाँ से आता है, आपका माइन से आता है, ठीक है। तो मिनरल बेस्ड में आप लिख सकते हो रॉ मटेरियल फ्रॉम माइंस, रॉ मटेरियल obtained from mines, ठीक है। और इसका जो एग्रो बेस्ड होता है ना, उसका रॉ मटेरियल आप कहाँ से लाते हो, उनका रॉ मटेरियल आता है आपका मेनली फील्ड से, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होता है, एग्रीकल्चरल फील्ड से आता है ये वहां से आता है। मेनली रॉ मटेरियल्स का आपको डिस्टिंग्विश करना होता है। अब आपको एग्जांपल देना है, ठीक है। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का एग्जांपल बहुत सारा है, जैसे आपका शुगर केन हो गया, आप कॉटन ले सकते हो, कॉटन हो गया, ये सब एग्जांपल हो गया। और मिनरल बेस्ड एग्जांपल्स का तो भरा पड़ा है, कोल, आयरन और बॉक्साइट, कोई भी एग्जांपल दे दो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव टू वेज बाय विच पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज है वो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। पहली बात, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज है ना, नॉट रिलायबल, दिस आर रिलायबल नॉट रिलायबल और डिपेंडेंट। ये लोग डिपेंडेंट नहीं है किस पे, ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल्स। और आपको पता है ना कि एग्रीकल्चर कभी होता है यहाँ पर बहुत ज्यादा होता है कोई पर्टिकुलर क्रॉप, और कोई पर्टिकुलर क्रॉप होता ही नहीं है। एग्रीकल्चर तो, क्योंकि इंडिया में एग्रीकल्चर का रेट वैसे भी कांस्टेंट नहीं है, कभी ज्यादा कम होते रहता है, इससे इंडस्ट्री अफेक्ट हो सकता है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, ये जो है चीप है और ड्यूरेबल है, इट इज चीपर एंड ड्यूरेबल। ये दो कारण है जिसके कारण इंडिया में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब विद रेफरेंस टू टाटा स्टील, आपको कहाँ से बताना है, टाटा स्टील का लोकेशन कहाँ है, जमशेदपुर, जमशेदपुर झारखंड, ठीक है। यहाँ टाटा स्टील है। फ्रॉम वेयर डज इज कोल रिक्वायरमेंट, कोल का रिक्वायरमेंट आता है इसका झरिया से। और फ्रॉम वेयर डज इट गेट्स इस आयरन ओर का रिक्वायरमेंट, ये आता है सिंहभूम, सिंहभूम, दोनों झारखंड में ही है, ठीक है। और मैं भी झारखंड से ही हूँ, तो ये झारखंड से आता है, ये भी कहाँ से आता है, झारखंड से ही आता है। नेम एनी टू बाई प्रोडक्ट्स ऑफ शुगर इंडस्ट्री। बाई प्रोडक्ट्स क्या क्या हो सकता है, बैगेस आ सकता है आपका, बैगेस, फिर मोलैस आ सकता है, फिर प्रेस मड आ सकता है। इसमें से आपको कोई दो लिख देना है। Why are the cotton textile industry mostly located in coastal areas? देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोस्टल एरियाज में इसलिए होता है ना, इसका पहला रीजन ये है कि ह्यूमिड और मॉइस्ट एयर इंक्रीजेस स्ट्रेंथ ऑफ कॉटन। कॉटन का स्ट्रेंथ ह्यूमिड और मॉइस्ट एयर में ज्यादा होता है, और आपको पता है कोस्टल एरियाज में आपका ह्यूमिड और मॉइस्ट कंडीशन ही पाया जाता है। दूसरा, चीपर ट्रांसपोर्टेशन। अगर मान लो इसको इंपोर्ट करना है या कहीं पास एक्सपोर्ट करना है, तो कोस्टल एरियाज के पास ही है ना, तो वहां पास आराम से वाटरवेज के थ्रू इसको एक्सपोर्ट किया जा सकता है। बात क्लियर है, ये दो कारण है। नेक्स्ट, ओके, तो अभी ट्रांसपोर्ट चैप्टर से आ गया। आपको पूछा गिव टू एडवांटेजेस ऑफ रोडवेज। रोडवेज का इंपॉर्टेंट, अब देखो इसको तो आप लोग खुद से भी लिख सकते हो, इसको पढ़ के जाने का क्या है। रोडवेज क्या है, इट इज, पहला है कि आप, बहुत सारा मैं बता देता हूँ, उसमें से आपने जो भी लिखा होगा सही है। चीप एंड इजी टू कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन, सस्ता है बनाना भी और उसका देख दिखाव करना भी, ठीक है। कैन बी बिल्ड इन हिली एरियाज, आप इसको हिली एरियाज में भी बना सकते हो, लेकिन आप एयरपोर्ट नहीं बना सकते हो हिली एरियाज में, आप रेलवे नहीं लगा सकते हो हिली एरियाज में, ठीक है। और क्या है, ये आपका फीडर की तरह काम करता है, फीडर टू रेलवेज, रेलवेज या फिर वाटरवेज। फीडर मतलब किसी, आपको कोई मान लो रेलवे स्टेशन जाना, तो रोड से ही ना जाओगे, कहाँ से जाओगे, बागलेर है। तो इसमें से आप कुछ भी चीज लगा के आप कर सकते हो। व्हाट इज द पर्पस ऑफ डेवलपिंग कोल्डन कोरिलेटरल इन इंडिया। अभी कोल्डन कोरिलेटरल इंडिया में क्यों बनाया गया है, देखो कोल्डन कोरिलेटरल इंडिया में इसलिए बनाया क्यों गया है, क्योंकि वो आपको 4 इंपॉर्टेंट स्टेट्स को इंपॉर्टेंट सिटीज को कनेक्ट करता है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज को कनेक्ट करता है। वो कौन कौन सिटीज है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। तो पहला हो जाएगा कनेक्ट्स 4 इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ इंडिया,
सेकेंड, ये आपका ट्रेड में भी बेनिफिशियल है फॉर फास्ट मूवमेंट ऑफ कार्गो, मिनरल्स, है ना, ये हो गया सेकेंड रीजन, ये हो गया। प्लस ये आपका आसपास जो एरिया का डेवलपमेंट में भी बेनिफिशियल है। तो ये आपका मेन चार कारण आप लिख सकते हो कोट एंड कोलैटरल बनाने का पीछे का मकसद क्या है। बस में आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थ्री एडवांटेजेस ऑफ डिसएडवांटेजेस ऑफ वाटरवेज। वाटरवेज का डिसएडवांटेज क्या है? देखो वाटरवेज का ज्यादा डिसएडवांटेजेस आपको ही पता है ना, हर जगह वाटरवेज नहीं ना, कहीं भी बोट लेके तो नहीं निकल जाओगे आप। तो वाटरवेज का मेनली डिसएडवांटेज क्या है कि सबसे पहले स्लोएस्ट है, स्लोएस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, पहला तो ये हो गया। दूसरा, हर जगह एक कैन नॉट ओनली नेविगेबल ड्यूरिंग मॉनसून। मॉनसून में पानी रहता है तभी जाके इस पे आप मूव कर पाओगे, पानी खत्म नेविगेशन भी खत्म। ठीक है, उसके बाद इनलैंड वाटरवेज जो है, इनलैंड वाटरवेज नीड डीप वाटर बेड्स। आपको गहरा पानी चाहिए तभी जाकर आप इनलैंड वाटरवेज का यूज कर सकते हो। हर जगह आपका पता है ना क्या, रिवर का डेप्थ हर जगह फिक्स है, नहीं है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है। ठीक है, तो ये मेन कारण है, थ्री मेन रीजंस डिसएडवांटेजेस ऑफ वाटरवेज। क्लियर? नेक्स्ट, वाटरवेज आर नॉट डेवलप इन नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज। नॉर्थ ईस्ट में ना वाटरवेज ज्यादा डेवलप, रेलवे ज्यादा डेवलप नहीं किया है। बड़ा सिंपल सा रीजन है, इसलिए ये नहीं कर पाया है क्योंकि वहां पर प्लेन एरियाज नहीं है, नो अनइवन टेरेन है वहां पर। ठीक है, पहला है कि डिफिकल्ट लैंड सरफेस, डिफिकल्ट लैंड सरफेस, पहला कारण ये है। दूसरा है कि स्विफ्ट थिक फॉरेस्ट्स एंड स्विफ्ट स्ट्रीम्स, स्विफ्ट स्ट्रीम्स, एक तो आपको ये हो गया। फिर क्या है यहाँ पर कि लेस पॉपुलेशन भी है, ज्यादा पॉपुलेशन भी नहीं है, एंड एग्रीकल्चर भी बहुत ज्यादा कम होता है उस एरिया में। तो ये सब कारण से वापस रेलवे बना तो सकता है लेकिन उसको उसका बेनिफिट नहीं होगा, लॉस में जाएगा वो। एयर ट्रांसफर गेन पॉपुलैरिटी इन रिसेंट टाइम्स इन इंडिया। एयर ट्रांसफर इतना पॉपुलैरिटी क्यों है? क्योंकि ये फास्टेस्ट है, फास्टेस्ट मोड है, पहला चीज ये। दूसरा, एयरपोर्ट्स बिल्ड इन इम्पोर्टेंट सिटीज। पहले बस कैपिटल्स में होता था, अभी सारे इंपॉर्टेंट सिटीज में भी बनाया जा रहा है, इंपॉर्टेंट सिटीज। फिर कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग is reduced by government। टिकट्स का दाम को भी सरकार ने हल्का कम कर दिया बिकॉज ऑफ दैट उड़ान स्कीम एंड ऑल। तो आपको नहीं लिखना है स्कीम, मैं बस बता रहा हूँ। ठीक है, और बहुत सारा मेनी एयरलाइंस अवेलेबल, या फिर ऐसे लिख सकते हो कंपटीशन बिटवीन वेरियस एयरलाइंस और चीपर ट्रैवल, चीपर ट्रैवल, है ना, क्योंकि एक अगर महंगा कर देगा तो दूसरा को फायदा होगा, इसलिए वो भी महंगा नहीं करता है। NSEW इज हेल्पफुल फॉर इंडिया। अभी NSEW क्या होता है आपको पता होगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ये इंडिया के लिए हेल्पफुल क्यों है? इसलिए हेल्पफुल है क्योंकि सबसे पहले ये चीज है कि जहां भी ये बनता है वहां इंप्रूवमेंट ऑफ दैट एरिया है, जहां भी ये सब कंस्ट्रक्शन होगा वो एरिया में इंप्रूवमेंट आएगा, इंप्रूवमेंट ऑफ एरिया। ऐसे रोड का कनेक्टिविटी हो गया ना तो वहां पर ज्यादा आदमी लोग रहेगा, इंडस्ट्रीज लगेगा, प्लस मार्केट्स बनेगा। सेकंड, सेकंड हो जाएगा रिडक्शन इन व्हीकल ऑपरेशन कॉस्ट, रिडक्शन इन व्हीकल ऑपरेशन कॉस्ट, ये आ गया। या फिर ट्रैवल टाइम कम होगा, ट्रैवल टाइम भी कम हो रहा है, ट्रैवल टाइम, और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है वहां का लोकल पीपल्स के लिए। क्लियर है? आते हैं मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
अभी आ गया व्हाई इज द नीड ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट इन लार्ज मेट्रोपॉलिटन सिटीज। अभी वेस्ट मैनेजमेंट चैप्टर को पढ़ के जाओ नहीं जाओ वैसे कोई फायदा है नहीं, ठीक है। तो क्या नीड है मेट्रोपॉलिटन सिटीज में वेस्ट मैनेजमेंट करने का? सो वेस्ट मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों उसको करना है? पहले बात, वेस्ट मैनेजमेंट से होता है क्या है कि क्लीनर सिटीज, सिटीज क्लीन दिखेगा, ठीक है। दूसरा, हेल्दी एंड पोल्यूशन फ्री दिखेगा सिटीज आपको, क्योंकि कहीं भी गार्बेज फेंका नहीं जा रहा है ना। फिर आप ये भी लिख सकते हो कि और क्या हो सकता है वेस्ट मैनेजमेंट में, यही दो तीन कारण है ना। नेक्स्ट, व्हाट इज अ कंपोस्टिंग कंसिडर सेफ मेथड? कंपोस्टिंग सेफ क्यों है? कंपोस्टिंग सेफ इसलिए है क्योंकि इससे आपका वेस्ट का साइज रिड्यूस होता है, जमीन में गाड़ देते हो ना ये, पैथोजन स्किल होता है। और भी क्या क्या फायदे हैं इससे? इससे आपका कंपोस्ट बन सकता है, कंपोस्ट मतलब मैन्योर, जो कि आप बाद में यूज कर सकते हो। लेस और नो एरिया कंज्यूम्ड, क्योंकि तो जमीन के अंदर रहता है ना, तो जमीन के अंदर डाल के कंपोस्ट करके छोड़ दो, उस बाद में अपने आप सॉइल बन जाएगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट नो एरिया कंज्यूम्ड, लेस यूज ऑफ एरिया भी बोल सकते हो इसको। ये हो गया मेनली कंपोस्टिंग का यूज, ठीक है। अब इसमें सॉइल का फर्टिलिटी रिप्लेनिश, सॉइल फर्टिलिटी, जो इससे वेस्ट निकलता है उससे फर्टिलिटी मेंटेन होता है सॉइल का, ये कर सकते हो आप। क्लियर। नेक्स्ट है व्हाई शुड वी रीयूज वेस्ट? रीयूज वेस्ट क्यों करना है? अब ये सब आपका ऑब्जेक्टिव अपने हिसाब से लिख सकते हो। रीयूज वेस्ट ताकि क्या ना हो, आप खुद से लिख लो इसको। हाउ कैन फार्म वेस्ट बी मेड यूजफुल? फार्म वेस्ट का आप यूज कैसे कर सकते हो? उससे आप मैन्युअर बना सकते हो, मैन्युअर, फार्म वेस्ट का यूज करके मैन्युअर बन सकता है। फार्म वेस्ट कैन एक्ट फॉडर फॉर एनिमल्स, एनिमल्स का खाने के लिए फॉडर्स बन सकता है ये। और क्या, फार्म वेस्ट कैन बी यूज फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन, जो होता है ना हट्स, हट्स कंस्ट्रक्शन, ये लिख सकते हो। तो इतना ये सब बहुत वेग पॉइंट्स हो गया, आप पहला दो लिखो सफिशिएंट है। व्हाट इज डंप, हाउ इज डंपिंग ऑफ वेस्ट यूजफुल? डंपिंग का यूज क्या है? अभी डंपिंग करने से होता क्या है कि पहले चीज ये है कि डंपिंग लेस एरिया कवर करता है, ठीक है, ऑलमोस्ट नो एरिया कवर करता है वो। उसके बाद उसमें होता है क्या है कि कोई पैथोजेंस का ग्रो नहीं होता है, लेस एरिया यूज्ड, लेस एरिया यूज्ड, ठीक है। उसके बाद नो ग्रोथ ऑफ पैथोजेंस, पैथोजेंस का ग्रोथ नहीं होता है, इससे इनका कोई स्मेल आता नहीं है, तो किसी तरह का कोई भी नो एयर और वाटर पोल्यूशन, और वाटर पोल्यूशन, ठीक है। नो ग्रोथ ऑफ पैथोजेंस एंड नो एयर और वाटर पोल्यूशन हो जाएगा आपका नेक्स्ट पॉइंट। अब आता है मेंशन 3 वेज टू रिड्यूस वेस्ट जनरेशन एट होम। वेस्ट जनरेशन कम करने का 3 तरीका है। रीयूज रिसाइकिल करके एक टर्म लगा देना, फिर क्लीनर यूज ऑफ फ्यूल्स यूज कर सकते हो, नॉन कन्वेंशनल यूज कर सकते हो, ऐसे आप 2-3 वर्ड अपने से भी लगा सकते हो। क्लियर है? तो हम लोगों ने क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लिया, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कितना आपको आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। फिजिक्स का एग्जाम 10th को है, तो आज से 2 वीडियोस करके रोज मैं डालूंगा ताकि आपका प्रिपरेशन बेटर हो सके। आप चाहो तो इन वीडियोस का हेल्प ले सकते हो। तब तक के लिए गुड बाय।